नमस्कार, मैं अशोक व्यास और वाइड एंगल विद अशोक व्यास में सचमुच आज एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनका व्यक्तित्व इतना वाइड रेंज लिए हुए है कि उसके बारे में बात करते हुए आप जहाँ संगीत की तरफ जाएंगे या नाट्य कला की तरफ जाएंगे या फिर आप योग की तरफ जाएंगे या फिर साथ ही साथ आप कराटे की चैम्पियनशिप के बारे में बात करने के अलावा सामाजिक सेवा और राजनीति, कोई ऐसा पहलू नहीं है जो कि गुरुजी सुरेंद्र कथुला जी से अछूता रह गया हो। और नित्य युवा रहने का जो वरदान योग अभ्यास से मिलता है वो भी उनके साथ आपको दिखाई देगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद के साथ स्वागत है। नमस्कार। प्रणाम अशोक व्यास जी, नमस्कार, धन्यवाद। आपने हमें यहाँ पर आह्वानित किया है। आप पधारे हैं तो आपके साथ, क्योंकि आपने बड़े प्रखंड जो हमारे समय के विशिष्ट गायक रहे हैं उनके साथ भी आपने सपोर्टिव गायक के रूप में मंच पर अपनी उपस्थिति दी है, चाहे वो पंडित भीमसेन जोशी जी हों या पंडित कुमार गंधर्व जी हों, पंडित दिनकर खेकनी जी हों और भी अन्य। तो यदि मैं आपसे निवेदन करूं हमारे कार्यक्रम के प्रारंभ में एक गणेश वंदना आप प्रस्तुत करें। हाँ, श्योर, क्यों नहीं। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजानन पद्मार्कं गजानन महर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। क्या बात है, क्या बात है। आप जो गणेश वंदना प्रस्तुत करते हैं उससे पता लगता है कि कितनी तैयार आवाज़ आपकी है। और एक प्रतिभा एक मनुष्य को पूर्णता तक ले जाने में सहायक हो सकती है। और यहाँ तो विभिन्न प्रतिभाएं आपके साथ हैं, तो आप उनके बीच में तालमेल कैसे बिठाते हैं, ये प्रश्न लेकर मैं आपके पास आऊँ। उससे पहले मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि आप अमेरिका आए थे तो आईटी फील्ड में आप सक्रिय रहे हैं जी। तो आप बताएं बचपन से क्या आप बनना चाहते थे? देखिए, सबसे पहले घर पर ही संगीत थी। माता जी वो गाया करती थी और घर पर हारमोनियम था, तो मैं 3 साल की उम्र में हारमोनियम बजाने लगा। घर पर थी हारमोनियम और फिर संगीत घर में थी। 4 साल के आयु में मैंने एक परफॉर्मेंस भी दे दिया है हारमोनियम बजाते हुए, गाते हुए। परंतु मुझे वैसे बचपन से ही मैथमेटिक्स में काफ़ी शौक़ था, तो इंजीनियर तो करना ही था, परंतु कई चीज़ें बीच में आई हैं। सो जब प्रोफेशन की बात आई है तो बाद में जब पीयूसी, वो ज़माने में एचएससी के बाद पीयूसी हुआ करता था, तो पीयूसी में हमें डिसाइड करना पड़ता था वेदर यू आर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग और मेडिसिन। तो मेडिसिन का तो सवाल नहीं था, मुझे बायोलॉजी और बॉटनी में उतना इंटरेस्ट नहीं था, तो हमने मैथमेटिक्स ले ली। इसके पश्चात हमारी एजुकेशन चलती रही, तो लंबी, मेकिंग लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, फिर हम कॉलेज गए। उसके पश्चात वाइल इन द स्कूल, जब स्कूल हम जाते थे तभी शास्त्रीय संगीत की भी पाठशाला हमने अटेंड की है। तो जैसे मैंने एचएससी, मेरा हाई स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन के साथ साथ ही उसी साल में मैंने संगीत विशारद भी कर ली।
तो संगीत विशारद आप रहे हैं, इस बात को केंद्र में रखते हुए जो संगीत आपको अपने भीतर के आनंद से जोड़ता है, और ख़ास करके जब भारतीय शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं तो दिव्य की आराधना उसका मूल है, ऐसा हम सुनते हैं। आप अपना अनुभव बताएं। संगीत आपने बड़े बड़े जो पंडित MS पेंडसे जी, पंडित VU राजुरकर जी और गुरु राधा कृष्ण मूर्ति जी, इन सब से आपने सीखा है। तो वो सीखने के समय का अनुभव और खुद जब आप रियाज करते रहे हैं या आपने जब प्रस्तुतियाँ की हैं, तो वो जो एक संगीतकार के रूप में आपकी आंतरिक अनुभूति है, वो थोड़ी सी हमारे दर्शकों को बताएं। संगीत देखिए, ये तो एक ऐसा डिवाइन कला है। भक्तिपूर्वक हम जब संगीत में बैठ जाते हैं तो हमारा ध्यान पूरी तरह से भक्ति में डूब जाता है, और इस तरह का एक ध्यान हो जाता है जैसे मेडिटेटिव है। बचपन से ही मैं संगीत से जुड़ा हुआ हूँ। तो जब मैं म्यूज़िक सीखने के लिए गया करता था, हमारे गुरुजी जब पंडित मधुकर शंकर राव पेंडसे जी, उनके मुख से कुछ निकल जाता तो मैं करके बता देता। उन्होंने एक दिन कहा कि स्वरों का एकदम स्थान अच्छी तरह अपने जहन में और कंठकूप में बिठाना है तो पानी में बैठकर कंठकूप तक स्वरों का साधन करनी चाहिए। तो अब देखिए, मैं हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद में विंटर के सीज़न में एकदम ठंड हो जाता है, तो एक ड्रम हुआ करता था घर में, पानी का बड़ा बैरल। तो उसमें हम रात को पानी भर देते थे और फिर सुबह 3 बजे उठकर हम उसमें बैठ जाते थे और एक स्टूल पर तानपुरा लगा लिए स्वर विस्तार करते थे 1 आवर। क्या बात है। पानी ऐसा हम हर साल 4 महीने का वो रियाज हो जाता था। उससे मानिए कि जब हम गाते हैं तो हमें भी अच्छा लगता था, तभी बहुत मज़ा आता था। When you sing and you feel that the melody and beauty for yourself, that means you are in trance and you are enjoying it. जब आप उसको एंजॉय करते हैं तो श्रोताओं भी एंजॉय करते हैं। और जी या तो उन दिनों में साधन 3-3 घंटे 4-4 घंटे हम साधन करते थे। तब जाकर गुरु लोग भी ऐसे ही थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। यदि कोई स्वर गलत हो जाए तो फिर वो क्रोधित हो जाते थे और बहुत क्रोध करते थे। तो ये मैं आपकी इस बात से लेके जो भीमसेन जोशी जी की गायकी है, ऐसा लगता है कोई एक शेर का जो स्वर है, यानी एक बहुत गंभीर भी है, गहराई भी है और एक अलग प्रकार का रुआब है, जैसे उनकी वाणी में माधुर्य के साथ निश्चित रूप से। जी उनके साथ स्टेज पर बैठने का जो आपका अनुभव था, बहुत ही सुंदर अनुभव, बहुत ही सुंदर अनुभव। वैसे मैं गंगूबाई हांगल जी के घर में वहाँ पर भी था। मैं मेरे गुरु माँ के साथ गया था, मालिनी राजुरकर जी। तो वहाँ मैं 10 दिन रहा है। तो वहाँ पंडित भीमसेन जोशी जी भी आ रहे थे। तो जब उनके कार्यक्रम में पहली बार मुझे बोला गया, हमारे गुरुजी और हमारे म्यूज़िक कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहब थे, दंताले साहब, गोविंद राव दंताले, इन्होंने कहा आपको पंडित भीमसेन जोशी का संगत करना होगा, उनके साथ गाना होगा। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनके साथ जो बैठकर हमने गाया है, ये अनुभव तो कभी भूला नहीं जा सकता है। एक ऐसी बुलंद आवाज़ और उनके तान, उनके साथ में गाने का जो अनुभव है, हमें उनसे थोड़ा कुछ मिल गया है। कुछ उनका गाया हुआ आप थोड़ा सा अगर गाएं। वैसे तो कई हैं, तो वो शास्त्रीय संगीत के ही बहे माहिर थे, बहुत ही माहिर थे। तो आप सभी को पता है, सारा संसार जानता है ना। पर वो अंत में भजन गाते थे जी। उनका बहुत मनपसंद भजन एक था भैरवी में, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा,
सोई परम पद पावेगा। जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पावेगा, सोई परम पद पावेगा। क्या बात है, क्या बात है। बिल्कुल, जिन्होंने वो सुना है उन सबको बहुत अच्छे से वो उनका गाया हुआ भी याद आ गया। और आपकी आवाज़ में भी एक बेस भी है और तैयार आवाज़ है, जैसा कि इतनी साधना से बनती है। अब आप ये बताइए कि ये जो गायकी है वही आपकी इतनी समृद्ध है, इसको छोड़कर आप अभिनय में कैसे गए? फिर आपने कैसे टीवी सीरियल्स भी किए? जी, जैसे स्कूल में था तब जब भी कोई एनुअल फंक्शन होता था, पेरेंट्स डे फंक्शन होता है, तो इसमें कई ड्रामा वगैरह करवाते थे टीचर्स लोग। और भगवान की देन थी मुझ में कि एक्टिंग भी करूं, और हर एक जो भी शो होता था उसमें मैं पार्ट लेता था हर चीज़ में। मतलब ड्रामा हो, डांसेस हो, और गायन हो या वाद्य हो, इन सब में पार्टिसिपेट करता था। तो जब स्कूल में जैसे कुछ फोक डांसेस का हमको कार्यक्रम में डांसेस सिखाए गए, तब मुझे लगा कि कथक डांस सीखना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो शास्त्रीयता हो जाता है इसमें। कोई ऐसा पात्र जिसका अभिनय करना आपको बहुत अच्छा लगा हो, याद हो? और मैं वैसे बहुत साल पहले 1990 में मैंने आखिरी में एक्ट किया था, है ना। और आपको वो जवाहरलाल नेहरू सेंटिनरी नेशन अवार्ड भी मिला हाँ, था। वो एक तेलुगु टीवी सीरियल था, कोडला कोडला कुड़कु पेल्ला माँ, तो उसके लिए मिला था। वैसे बहुत सारे अवार्ड्स मिले, तो दिस वाज अ वेरी यूनिक, और इट वाज एन अवार्ड विच रियली, इसको मैं जब लिया हूँ बहुत ही मतलब एक सुंदर सा अनुभव हुआ है। आपकी उपस्थिति में आपसे बात करना एक सुंदर सा अनुभव है। और इस सुंदरता का जो एक त्रिवेणी संगम, अगर मैं कहूँ, योगाभ्यासी, गायक भी और अभिनेता भी, और भी संगम है, लेकिन अभी इस त्रिवेणी पर रहते हुए तो जो योग का अभ्यास है उसने आपके अंदर के गायक को भी शक्ति दी होगी और आपके भीतर के अभिनेता को भी उससे समृद्धि मिली होगी। जी जी, उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसे कला माध्यम जो है उनमें जो योगाभ्यासी है उसको एक अतिरिक्त कुछ सुविधा मिल जाती है। बेशक बेशक। देखिए, यदि आपको नृत्य करना हो, शक्ति चाहिए, गाना हो, शक्ति चाहिए, और योग, हम सभी जानते हैं, योग से आपका फिजिकल और मेंटल जो हेल्थ है एकदम कायम रहता है। तो बचपन से ही मुझे योगा करते हुए, बहुत बचपन से मेरे माताजी ने आदत डाला था, और इसके पश्चात हम गुरुओं के पास गए और काफ़ी साल तक रिसर्च करते रहे। और फिर हम सोचे कि योगा तो वैसे करते ही हैं आसन, तो स्पेशलिटी ये थी कि मैं हमारे गुरु लोगों का बहुत मतलब उनको कई प्रश्न पूछता था मैं। मान लीजिए, अब सभी लोग सूर्य नमस्कार जानते हैं, सूर्य नमस्कार के 12 आसन हैं उसमें। तो हर एक पोज में, हर एक पोजीशन में मुझे चाहिए था कि ये क्यों करना है। मैं गुरुजी से पूछ लेता कि गुरुजी मुझे ये आसन क्यों करना है, फिर वो बताते थे ये करने से फलाने अवयव को लाभ मिलता। तो फिर मेरा प्रश्न था वो कैसे मिलता है। तो कभी कभी मैं बहुत तंग कर देता लोगों को। फिर इसके बाद में वो जब तक मुझे समाधान मिल नहीं जाता मैं छोड़ता नहीं था, है ना। और फिर बहुत इम्पोर्टेंटली हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक अप्रोच रहा है मेरा योगा के लिए, कि एक तो आसन है, दूसरा है श्वास, कुंभक। जैसे 2 कुंभक हैं, कुंभक एक आंतरिक हो जाता है, जैसे आप श्वास को अंदर भर लिए और रोक लिए तो आंतरिक कुंभक हो गया। श्वास छोड़ने के बाद आप श्वास को रोकते हैं, फिर श्वास नहीं भरते हैं, तो बाह्य कुंभक हो गया। जब आप आसन करते हैं, आसन के साथ ये श्वास को जोड़ना पड़ता है,
उसके पश्चात चक्र पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। चक्र पर ध्यान, हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। ये चक्र क्या होते हैं? एनर्जी सेंटर्स हैं, सभी जानते हैं। जैसे आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र, आपका विशुद्धि चक्र है, फिर अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र है। तो ये चक्र लाइक गेटवेज फॉर एनर्जी टू गेट इनटू योर सिस्टम। तो अब मान लीजिए आपने कहा अनाहत चक्र, यह है आपके हार्ट के पीछे रीढ़ पर। तो जब आप जो 5th पोजीशन आपके सूर्य नमस्कार में करते हैं, तो वहाँ पर आपको श्वास सामान्य रखते हुए आपको अनाहत चक्र पर ध्यान देने से उस चक्र द्वारा शक्ति आपके हार्ट को जाता है, वो हार्ट चक्र बोलते हैं उसको। इसी प्रकार जो विशुद्धि चक्र पर आप करते हैं, तो विशुद्धि चक्र पर जो भी आसन करना है तो ध्यान विशुद्धि चक्र पर देने से आपके कंठकूप को, थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, शोल्डर्स और आपके सारे जितने भी अवयव नेक्स्ट से कनेक्टेड हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। इस तरह से बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ में हमने सीखा है और वो प्रैक्टिस करते हैं। ये बहुत अच्छा, इसके कारण नृत्य हो या गायन हो उसमें सुविधा हो जाता है। इतनी सुविधा कि बहुत आसानी के साथ में गा सकते हैं। लचीलापन आ जाता है शरीर में भी और या। दृष्टि में भी, क्योंकि ये सारे जो अवयव हैं, अंग, गर्दन का भी उपयोग करना है, हाथों का भी करना है, तो और एक स्फूर्ति रहती है, हल्कापन रहता है। अवश्य। इस बात को लेते हुए मुझे ऐसे स्मरण आता है, आपने डांस बैले जो है उसको भी कोरियोग्राफ किया था। अब ये नृत्य आपने कहाँ से सीखा? मैंने हैदराबाद में सीखा है, मेरे गुरु दयानंद, कथक सीखा? दयानंद कथक सीखा है हमने, और हमने कोरियोग्राफ किया है बहुत सारे बैलेस। उसमें दुष्यंत शाकुंतलम बोल के भी एक अच्छा सुरेंद्र जी, ये जो हमारी बातचीत का समय थोड़ा कम रहता है, लेकिन आपकी जीवन यात्रा में एक समय ऐसा आया जब आपने एज IT फील्ड में भारत छोड़ा आपने। जी। फिर आप पहले सिंगापुर गए? नहीं, मैं सीधे यहीं आया है, फिर अमेरिका है। तो वो एक जीवन है, मतलब अभी भी बहुत सारे हमारे भारतीय मूल के लोग हैं जो कि IT फील्ड में हैं और बल्कि भारत जाना भी जाता है। अच्छी कमाई होती है, पैसा ठीक होता है, फिर ऐसे में कई बार लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता है, तो जो कलात्मक अभिरुचि है उसके लिए समय नहीं रहता है। आपके जीवन में भी ऐसा आया होगा कि इतने लंबे समय तक दफ्तर जाना है, तो कहाँ प्रैक्टिस का समय का? देखिए, मैं 5 घंटे सोता था। अच्छा। ये सब सीखने के लिए ये बहुत बड़ी तपस्या कारण बनी है। 10 बजे सोकर 3 बजे उठ जाता था जी। मैं सारा जीवन मैंने ये किया। और पिछले 2-3 साल से थोड़ा 2-3 घंटे में ज़्यादा सोता हूँ वैसे उसकी। तो जब 3 बजे उठते हैं तो व्यास जी इतना समय दिखाई देता है, आप एक के बाद एक बहुत काम कर सकते हैं। अच्छा। तो सबसे पहले मैं जैसे उठता था, नहा के धो के शास्त्रीय संगीत पहले उसका अध्ययन करता था, फिर उसके पश्चात योगा करता था। योग होने के पश्चात फिर मैं निकलता था स्कूल के लिए, तो नाश्ता पानी सब करके स्कूल के। शाम को स्कूल ख़त्म होने के पश्चात मैं कथक डांस सीखने चले जाता था, उसके बाद वोकल सीखता था। तो समय ही समय था। आप देखिए 3 बजे, सवेरे 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक इतना समय है। और स्कूल में जाता था तो सवेरे स्कूल कोई 9:30 बजे, 9:45 हमारा स्कूल होता था और 4 बजे ख़त्म हो जाता था, 4 साढ़े 4। और कभी कोई समय 1 मिनट भी हमने व्यर्थ नहीं किया। तो अलग अलग कलाओं का, कई बार कुछ स्टेज प्रोग्राम्स में डांसेस, ड्रामास के रिहर्सल्स होते थे, उसके लिए भी समय निकाल लेता था। तो एट ए टाइम एक तो नृत्य और दूसरा नाटकों में वगैरह, और फिर गायन, इसके लिए काफ़ी समय मिल जाता था। सवेरे का जो समय होता था मोस्टली मैं योगा और फिर कराटे, मार्शल आर्ट्स ये सब कर लेता था। गजब है। और फिर जब जॉब, पहले आई वॉज मैनेजर विद बैंक ऑफ बड़ौदा फर्स्ट। अच्छा। तो वहाँ पर तो 10 से 5 हो जाता था, बाकी तो टाइम ही टाइम। तो ये टाइम मैं ये कलाओं के लिए आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद दिस।
जब मैंने बैंक छोड़ी, फिर कंप्यूटर साइंस मैंने पढ़ा। उसके बाद में 1995 में मैंने बैंक छोड़ी और उसके बाद में 4 साल कंप्यूटर साइंस पढ़कर फिर साइबर एक कंपनी का नाम था हैदराबाद में, आई जॉइन देयर एज एन IT एनालिस्ट। मैंने वहाँ पर 22 मंथ्स काम किया। फिर उसके पश्चात यहाँ पर एज एन IT एनालिस्ट आ गया मैं। क्या बात। यहाँ आने के बाद में मैंने देखा है कि बहुत पैसा कमाया 1.5 साल में, काफ़ी उन दिनों में 1999 में, तो आपको पता है IT, हाँ मिलेनियम कुछ था। मुझे लगा कि इतना पैसा मैं कमा रहा हूँ मैं अपने लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, और भगवान ने इतनी सारी कलाएँ दी हैं, तो इसका क्या करें, है ना। तो फिर जब EBC स्टार्ट हुआ था 1998 में, EBC रेडियो, तो मैं कॉन्सर्ट्स देता था जब से मैं यहाँ आया हूँ, हर सैटरडे संडे कॉन्सर्ट्स में बिजी। तो वहाँ पर पॉल सूरी जी, जो मेरे ख्याल से ये EBC का उन्होंने स्टार्ट किया था, वो एक मेरा प्रोग्राम अटेंड किया था उन्होंने करके, फिर उन्होंने इंटरव्यू पर बुलाया है उनके रेडियो पर। तो मैं कोई 1999 में वहाँ गया था। तो फिर वहाँ संगीत पाठशाला के नाम से एक प्रोग्राम एवरी संडे हम क्या करते थे, तो कुलराज जी होस्ट करते थे मेरे प्रोग्राम को। तो कई लोग कई प्रश्न पूछते थे शास्त्रीय संगीत में, मैं उनको जवाब देता था। फिर उनमें से कई ऐसे भी थे संगीत सीखना चाहते थे, तो फिर मैं उनको घर पर बुलाता था। संडे एलोन आई यूज्ड टू टीच, और बिकॉज आई वॉज वर्किंग एज एन IT एनालिस्ट, मैं उनसे कोई फीस वगैरह नहीं लेता था। तो जब ऐसा हुआ कि बहुत सारे लोग संगीत सीखना चाहते थे, मैंने सोचा क्यों ना संगीत और योगा कम्युनिटी में फैलाएं, जिससे न केवल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बट स्पिरिचुअली एवरीबडी विल बी गेटिंग द बेनिफिट। ऐसा सोच के मैंने जॉब छोड़ी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांजिशन आपकी लाइफ में रहा, जब आप पूरी तरह आप योग सिखा रहे हैं, क्लासिकल म्यूज़िक सिखा रहे हैं। और अभी हम जहाँ ITV गोल्ड के स्टूडियो में बैठे हैं, तो हमारे यहाँ के जो चेयरमैन हैं पद्मश्री डॉक्टर सुधीर पारिक, उनका भी फिलैंथ्रोपी और आर्ट को बढ़ावा देने की तरफ विशेष ध्यान है। आप हमारे दर्शकों के लिए भी कुछ करें और ऐसा, जिससे कि आपके भीतर की जो ये समृद्धि है उसको आप बांट सकें, इस तरफ भी हम चिंतन करेंगे। हाँ, कर सकते हैं। आप क्या सोचते हैं कि क्या मीडिया का रोल होना चाहिए, हो सकता है कला की दृष्टि से? अभी तो बहुत ही अच्छा चल रहा है वैसे कला की दृष्टि से मीडिया में। तो अभी आप देखेंगे कि पहले सिर्फ जब हम टीवीज़ वगैरह का प्रोग्राम करते थे, सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, है ना। आज देखिए इतने चैनल्स आ गए हैं, और हर चैनल में कोई ना कोई ऐसी कार्यक्रम है जिसमें कलाओं को बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है। चल रहे हैं, आप अपने टीवी पर भी कर सकते हैं। तो ये जो सवाल है जी। जिसका संबंध समापन के आसपास आते आते आ जाता है, तो गुरुजी आप ये बताइए कि आपने जो समय का इतना अच्छा उपयोग किया, इसके लिए आप किसको श्रेय देंगे, अपने पिताजी को या कोई और? मेरे माताजी को। उनके जो उन्होंने प्लान आवर टू आवर बनाया था और उसका हमने पालन किया, तो इससे हमने देखा कि हमारी अभिवृद्धि कैसी होती रही, तरक्की कैसी होती रही। और मैं सारे हमारे स्टूडेंट्स को भी, हमारे जितने भी विद्यार्थी हैं जो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, उन सबको भी, खासकर बच्चों को यहाँ के अमेरिका के, उनको मैं ये सिखाता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनसे मैं स्केड्यूलिंग करवाता हूँ, कल का स्केड्यूल आज बनाओ। और फिर कई बच्चे हैं, वो लोग स्कूल जाना पड़ता है अर्ली मॉर्निंग, लेकिन वो जागते ही नहा कर कुछ खा लेकर भागते रहते हैं। तो उनको मैंने 1 घंटा पहले सोने के लिए कहता हूँ, 1 घंटा पहले उठने के लिए कहता हूँ, और वो 1 घंटे में संगीत का अध्ययन करें और योगा करें। तो बाकी का जो समय है, जो दिन भर इनमें जो फुर्ती रहती है, उसके बारे में मैं उनको बताते रहता हूँ। वो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। बहुत बहुत आपका आभार है कि आप न केवल आपने अपना ध्यान रखा, बल्कि आप औरों का भी ध्यान रख रहे हैं। और ये ध्यान रखने वाली बात समय तक भी ले आती है, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए ये आशा कि आपका जो बहुआयामी व्यक्तित्व है,
जिसमें योग एक हिस्सा है, तो शास्त्रीय संगीत भी है, अभिनय भी है, और मार्शल आर्ट, ब्लैक बेल्ट कराटे भी आपका साथ ही रहा है। फिर आपने आईटी फील्ड में भी बड़ी महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व को निभाया है। जो गुरुजी का संबोधन आपके नाम के साथ है वो बिल्कुल उपयुक्त लगता है, क्योंकि आपने समय को साधने की तरफ भी जो संकेत आप करते रहते हैं प्रेरणादायी हैं। बहुत सारी मंगल कामनाओं के साथ स्टूडियो में आप पधारे, आपका बहुत बहुत आभार है। बहुत धन्यवाद आपका अशोक व्यास जी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ आज आपके स्टूडियो में। मुझे यहाँ पर आह्वानित करने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ आपका। प्रणाम। पुनः गुरुजी सुरेंद्र कथुलू जी का धन्यवाद करते हुए मैं स्वयं विस्मित हूँ कि अपने समय का इतना सही सजगता के साथ में उपयोग करके स्फूर्ति से न केवल अपने अंदर की समृद्धि के साथ जुड़ने, उसको रसमयता से विविध माध्यमों से अभिव्यक्त करने में सफल रहे हमारे गुरुजी सुरेंद्र कथुला जी। उनकी आयु के बारे में हमने चर्चा नहीं की है, पर वो जितने युवा लगते हैं, वो आयु अगर डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उतने वो नहीं है वैसे। तो ये भी क्योंकि एक शुद्ध भाव से सात्विक गुण जिनमें अधिक रहता है, उनके जीवन का जो एक सौरभ है वो अलग ही होता है। तो बहुत प्रसन्नता आपसे मिलकर। पुनः आप सबके साथ इनसे प्रेरणा लेने की बात पकड़ते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमति दें। नमस्कार।